नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे एक प्रार्थना है, अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आपको समय से उपलब्ध होता रहे। अब बात है कुछ जरूरी कि आप प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, आप ऑर्गेनिक खेती में रुचि लेते हैं और पर्याप्त समय आपने ऑर्गेनिक खेती को स्थापित करने में लगाया है, लेकिन उसके परिणाम को देखकर आप निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप बिना किसी जहरीले उर्वरकों, बिना जहरीली कीटनाशकों के अच्छी पोषक युक्त खेती ले सकें, फसल ले सकें। तो उसके लिए कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आप अपने जैविक खेती को, अपनी ऑर्गेनिक खेती को कैसे सक्सेस कर सकते हैं, कैसे उसमें उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला सबसे पहली आवश्यकता यही है कि आपके खेत की मिट्टी पूरी तरह स्वस्थ हो, उसमें पर्याप्त पोषक तत्व हो, साथ ही उसकी जो माइक्रोबियल गतिविधियां हैं, जो उसको माइक्रोन की गतिविधियां हैं, वो सामान्य स्तर पर हों। यदि आपकी मिट्टी में पर्याप्त सूक्ष्म जीव नहीं है तो आप ना तो पर्याप्त सही तरीके से ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, ना उसमें उत्पादकता ले सकते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपके खेत की मिट्टी स्वस्थ होनी चाहिए। तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। प्रयास यही है कि मिट्टी की जांच करा सकते हैं, मिट्टी की सॉइल टेस्ट परीक्षण करा सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम आदि जो खनिज तत्व होते हैं उनकी मात्रा क्या है। दूसरा, आपकी मिट्टी का पीएच क्या है। ये दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है। इनके बगैर आप जैविक खेती में सक्सेस नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते, आपका उत्पादकता नहीं बढ़ सकती, बल्कि निरंतर आपको कई तरह की हताशाओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपकी मिट्टी में पर्याप्त ह्यूमस है, पर्याप्त जीवांश है, पर्याप्त उसमें ऑर्गेनिक कार्बन है, तो आप निश्चित मान लीजिए कि आप कम से कम रासायनिक खादों का, जहरीले कीटनाशकों उनके प्रयोग से अच्छी खेती ले सकते हैं, खेती की उत्पादकता को निरंतर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ह्यूमस है तो इसका अर्थ है कि आपकी मिट्टी के अंदर जो खनिज तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो आपकी फसल को मिलने ही मिलने हैं। यदि फसल की जड़ें अच्छी मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगी तो जो जो हमारा प्राकृतिक विकास संश्लेषण की क्रिया है, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, वो जारी रहेंगी। कि हमें दूसरी बात भी समझ लेनी चाहिए। पहली चीज तो ये, हमारी मिट्टी जब पूरी तरह स्वस्थ रहती है तो हमारी फसलें हैं, हमारी वनस्पतियां हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, अपनी आवश्यकता का अधिकांश पोषक तो वो सूर्य से ही प्राप्त कर लेते हैं। हमारी फसलों को 97 पॉइंट समथिंग, उसमें 4 या 5 6 कोई भी परसेंट हो सकता है, इनकी अधिकांश हिस्सा तो वो हमारे वातावरण में गैसें होती हैं, खास करके नाइट्रोजन है, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके माध्यम से भी अपने सभी पोषक तत्वों को निर्मित कर लेती हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। फोटोसिंथेसिस से पत्तियां ग्रीन हरी भरी बनी रहती हैं। इन्हीं ग्रीन हरी भरी पत्तियों के माध्यम से वो जो हमारे जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन तैयार करते हैं और हमारे लिए भोजन तैयार करते हैं। तो अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया तो फोटोसिंथेसिस से हो जाती है। लेकिन उद्भिद के जो वनस्पतियों का विकास है, शाखाएं हैं, फल हैं, फूल हैं, दूसरी चीजें जो निर्मित होती हैं, उसके लिए कुछ मात्रा में 3%, 7 या 8% के आसपास जो कुछ पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, वो अपनी मिट्टी से ग्रहण करती है, अपने जड़ों के माध्यम से सोखती है। इनमें नाइट्रोजन भी आ जाता है, इसमें दूसरे कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरोन है, बहुत सारे पोषक आ जाते हैं। ऐसे 14 पोषक तत्व हमारी मिट्टी में होने चाहिए, लेकिन होने चाहिए बहुत कम मात्रा में। आप अंदाज लगा सकते हो, यदि किसी पेड़ का वजन 100 किलो के आसपास है, उसमें से करीब करीब 98% तो वो अपने वजन का वातावरण से ग्रहण करता है। सिर्फ करीब करीब 3% के आसपास उसे मिट्टी से पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। उसमें भी अधिकांश हिस्सा जो है नाइट्रोजन का रहता है, फास्फोरस का रहता है और पोटाशियम का रहता है। दूसरे जो पोषक तत्व हैं तो अति सूक्ष्म मात्रा में रहते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में कभी खत्म ही नहीं हो सकते। हाँ, वो हमारी फसलों के लिए अवांछित हो सकते हैं, अनुपयोगी बन सकते हैं। तो इसको साबित करने के लिए हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है कि हमारी मिट्टी पूरी तरह स्वस्थ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमें ये दिमाग में बैठा लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि हमारी मिट्टी में
पर्याप्त ह्यूमस है, पर्याप्त जीवांश है, तो इसका अर्थ है कि हमारी मिट्टी में जो माइक्रोबियल गतिविधियां हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो भी पर्याप्त संख्या में होंगे और अच्छी उनकी गतिविधि होगी। क्योंकि यदि मिट्टी के सूक्ष्म जीव अति सक्रिय हैं तो फिर अधिकांश जो उपयोगी रसायन हैं, उपयोगी जो पोषक तत्व हैं, मिट्टी में उपलब्ध रहते ही रहते हैं। क्योंकि ऐसी स्वस्थ मिट्टी में तो राइजोबियम भी अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। फिर राइजोबियम के अलावा एजोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है, ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं और इससे हम कह सकते हैं कि हमारी मिट्टी पूरी तरह स्वस्थ है। दूसरा, यदि आपकी मिट्टी के अंदर नमी पर्याप्त है, मॉइस्चर पर्याप्त है, क्योंकि जब भी ह्यूमस की मात्रा 1% से अधिक रहती है, पहले तो हम ऐसा हमें अंदाज है, अब ऐतिहासिक ये अवलोकन से पता भी चल रहा है कि जिस मिट्टी के अंदर जीवाश्म यदि ऑर्गेनिक कार्बन या जीवांश की मात्रा 2 से 3% के आसपास रहती है, किसी समय तो ये 15% के आसपास होती थी। आज भी जीव पृथ्वी पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जो 5 से लेकर 15% ह्यूमस पर्याप्त मिट्टी में उपलब्ध है, तो वहाँ किसी खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई रोग नहीं लगता। फिर भी वहाँ जो वनस्पतियां विकसित होती हैं, जो पेड़ वहाँ पैदा होते हैं, उनका विकास वर्षों तक, दशकों तक, शताब्दियों तक चलता रहता है। आज तक हमने मनुष्य ने कोई ऐसा पेड़ अपनी पृथ्वी पर रोपित नहीं किया इसका जीवन काल 100 साल से ज्यादा रहा हो। अधिकांश हमारे पेड़ पौधे हैं 5-10 साल के बाद अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। हमारी फसलों में तो देखते देखते कई तरह कीड़े लग जाते हैं। हम पर्याप्त प्रयास करते हैं, पर्याप्त खाद देते हैं, पर्याप्त कीटनाशक देते हैं, हर प्रयास कर लेते हैं, लेकिन इसी से परेशान हो रहे हैं। तो यदि आपकी मिट्टी में पर्याप्त ह्यूमस है तो उसका अर्थ है कि उसमें पर्याप्त जीवांश है, पर्याप्त नमी है, और नमी है तो आप अपनी मिट्टी में कोई बीज फेंक दीजिए, कहीं भी कोई बीज टपका दीजिए, वो अंकुरित होगा ही होगा। अंकुरित ही नहीं होगा, पूरा का रूप लेगा, सारी जीवन की क्रियाएं संपन्न करेगा, फलेगा, फूलेगा, विकसित होगा, समय पर उस पर फूल आएंगे, फल आएंगे, और उन्हीं से उसका जो जो नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट पीढ़ी दर पीढ़ी उसका विकास होता रहता है। हम कहते भी हैं कि एक बीज से 100 बीज पैदा हो सकते हैं। वैसे 100 बीज की संख्या तो कम है, लेकिन उदाहरण के रूप में यही लिया जाता है, एक बीज से अनंत बीजों को पैदा किया जा सकता है। मनुष्य के अंदर भी है कि यदि मनुष्य पूरी तरह से विकसित हो तो एक मनुष्य, एक पुरुष के जो सीमन में, वीर में इतने से प्राणु रहते हैं कि वो लाखों अपने संतति को जन्म दे सके। इसी तरह स्त्रियों के जो रज हैं उनकी संख्या भी काफी रहती है, लेकिन ईश्वर ने ऐसा विधान बनाया है कि एक सीमित दायरे में ही संतान वृद्धि हो। यही नियम वनस्पति पे लागू होता है। तो यदि मिट्टी में जीवांश अच्छा है तो उसका मतलब है कि मिट्टी में हर पोषक तत्व है। ऐसा अध्ययन से पता चला है कि यदि आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन 1% के आसपास रहता है तो उसमें 25-30 केजी जो पर एकड़ के आसपास तो नाइट्रोजन सहजता से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि मिट्टी के जो माइक्रोब्स हैं, जो जीवाणु हैं, हवा से जो नाइट्रोजन को सोख कर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर कार्बन डाइऑक्साइड को सक्रिय करके फोटोसिंथेसिस क्रिया में मदद करते हैं। नाइट्रोजन को सोख कर हमारी पेड़ों की जड़ों में नाइट्रेट यानी कि अमोनिया रूप में या उपयोगी नाइट्रोजन के रूप में उपलब्ध कराते रहते हैं। तो ऐसी मिट्टी में 20 से 25 केजी पर एकड़ के आसपास तो नाइट्रोजन हर महीने तैयार हो जाता है, ऐसा अध्ययन कहते हैं, ये मैं नहीं कहता। और जिस मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की जो दर 1% और बढ़ जाए, 2% के आसपास हो जाए, तो यही मात्रा डबल बढ़ जाती है। सिर्फ नाइट्रोजन की मात्रा है नहीं, पोटाशियम, फास्फोरस और दूसरे जो खनिज तत्व है उनकी मात्रा भी बढ़ जाती है। साथ ही इस मिट्टी में पर्याप्त हुमस रहता है, उसमें नमी बनी रहती है। फिर ऐसी मिट्टी को कम से कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अध्ययन कहते हैं कि इस मिट्टी के अंदर पर्याप्त ह्यूमस है, पर्याप्त जीवांश है, वो इतनी मिट्टी पानी को सोख लेता है कि यदि 3-4 महीने वहाँ बारिश ना पड़े या फिर ओस की बूंदे हों या फिर कहीं 2-4 छींटे बारिश की पड़ जाए, उसी से अच्छी फसल हो जाती है। आज भी हमारे देश के आधे हिस्से में, खास करके यदि राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, उड़ीसा की बात की जाए, कई और स्टेट ऐसे हैं बारिश कम से कम होती है, फिर भी वहाँ 1-1.5-2 फसलें तो अपने किसान ले लेते हैं। आज भी बाजरा है, मक्का है, दालें हैं, सरसों है, चने हैं, कई ऐसी फसलें हैं जिनमें पानी की कम से कम आवश्यकता पड़ती है। यदि पर्याप्त ह्यूमस हो, पर्याप्त यदि नमी हो मिट्टी में, तो ओस से ही काम चल जाता है। ओस
जब सर्दियों में पड़ती है उसी उससे हमारी जो फसलें हैं पर्याप्त ऑक्सीजन जो पानी ग्रहण कर लेती हैं, अच्छा विकास होता है। लेकिन मिट्टी में ह्यूमस होना चाहिए। मिट्टी में ह्यूमस के साथ में कई चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। तो आप मिट्टी में ह्यूमस कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रश्न ये आता है। मिट्टी में ह्यूमस बढ़ाने के लिए हमें ऑर्गेनिक जो कार्बनिक पदार्थों की जरूरत पड़ती है। कार्बनिक पदार्थों में सबसे अच्छा तो गोबर की खाद है, लेकिन आज हमें उत्तम क्वालिटी का, श्रेष्ठ क्वालिटी का गोबर का खाद भी उपलब्ध नहीं है। एक समय कहते थे कि गोबर जो गाय की गोबर है, गाय का मूत्र है, श्रेष्ठ मिट्टी का पोषक है। बिल्कुल यह यथार्थ है, इसको वैज्ञानिक तक प्रूव कर चुके हैं। लेकिन हमें आज अपनी देसी गाय का गोबर भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। और जो देसी गाय बची हैं उनको हम सही जो उनका पोषक है, जो उनका सही चारा वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो जो गायें बची हैं और गोबर का त्याग करती हैं, मूत्र का त्याग करती हैं, उनमें भी पोषक तत्व नहीं है। तो हमें इस बात का ध्यान रख के कि हम सही, शुद्ध और पर्याप्त गोबर कंपोस्ट गोबर की खाद यदि अपने खेतों में डालेंगे तो उससे हम बिना किसी जहरीले खाद, बिना किसी जहरीले कीटनाशकों से अपनी उत्तम फसल दे पाएंगे। प्राकृतिक जो खेती का सिद्धांत है, जैविक खेती का सिद्धांत है। इसमें फिर चर्चा करेंगे। आपके मन में कोई शंका है तो प्रश्न पूछना चाहते हैं तो निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपना फोन नंबर मेरे मैसेज बॉक्स में दे सकते हैं या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपसे स्वयं आपकी बात का निराकरण करने की संपर्क करूंगा। धन्यवाद मित्रों।